आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2016 सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि ना कमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और साइंस के इस जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपका थ्योरी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहे हैं। रीड द फॉलोइंग व्हिच अपीयर इन क्लास 7 एनसीईआरटी बुक। मतलब एनसीईआरटी बुक का कोई एक टॉपिक दिया हुआ है, उसको पढ़ने के लिए बोला है और उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। क्या बोला है? देखिए, नायलॉन अपीयर लाइक सिल्क। नायलॉन सिल्क के जैसे देखने में होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है। This endearing quality of nylon creates a public sensation. नायलॉन का जो endearing quality पब्लिक का सेंसेशन को बढ़ा दिया है ना। नायलॉन का क्या क्वालिटी है? स्ट्रॉन्गनेस, फ्लेक्सिबल एंड लुक्स लाइक सिल्क। दिस क्वालिटी ऑफ नायलॉन causes the demand among the locality और among the population। यही बोला है, नायलॉन का ये सब क्वालिटी के लिए आम जनता में इसका डिमांड बढ़ गया। ठीक। और नायलॉन मैनिया व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। देखिए, जब नायलॉन को इंट्रोड्यूस्ड किया गया 1969 में, तब लोगों के बीच नायलॉन मैनिया दिखाई दिया। मतलब नायलॉन का कपड़ा पहनेंगे, नायलॉन का जो चमकीला कपड़ा ये पहनेंगे। ठीक। वोमेन शॉकिंग मेड फ्रॉम दिस न्यू फाइबर आयर इन द ग्रेट डिमांड। तो वुमेन्स का जो कपड़ा है, नायलॉन का बना हुआ जो कपड़ा है, उसका काफ़ी डिमांड बढ़ गया था, है ना। But unfortunately, most of the nylon production had to be diverted to making parachute during Second World War। उस समय देखिए, नायलॉन इंट्रोड्यूस्ड मार्केट में कब हुआ था? 1939 में। लेकिन उस समय क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और नायलॉन जानते हो, इसका जो कपड़ा है, इसका अंदर से एयर आसानी से पास नहीं कर सकता है। इसका इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके नायलॉन का पैराशूट आप जानते होंगे, पैराशूट बनाया जा रहा था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, which was held in 1939 to 1945. After the war, when the production of shocking resumed, supply did not match the demand. There were a huge black market for this production। ये सब क्वालिटी और डिमांड के ऊपर बेस करके नायलॉन का काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था। वुमेन्स हैड टू वेट फॉर आवर इज क्वाइट अ गेट पेयर ऑफ देयर आयर आ नायलॉन रट्स। ठीक। ये सब नायलॉन के बारे में कुछ एक पैराग्राफ जो कि ना एनसीईआरटी बुक में है, 8 का एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो एक पैराग्राफ दिया हुआ है। उसमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अबव इन साइंस बुक। साइंस बुक में ये जो दिया गया है, ये पैराग्राफ दिया गया है, नायलॉन का जो हिस्ट्री दिया गया, नायलॉन का जो डिस्कवरी का जो हिस्ट्री, नायलॉन का जो इन्वेंशन का जो हिस्ट्री दिया गया, इसका देने का क्या महत्व है? क्या महत्व है? देखिए, टू डेवलप्ड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज। टू डेवलप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन साइंस, साइंस में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को डालना एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, उसका आइडिया को इंट्रोड्यूस करना, ये था टारगेट। ये भी तो सही है, ऑप्शन सही है। टू डेवलप एन appearance of how new invention create new demand। देखिए, जब 1939 में नायलॉन इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में, तब फिर डिमांड काफ़ी बढ़ गया था। वुमेन्स घंटे के बाद डे आफ्टर डे वेट करते रहा
नायलॉन का बना हुआ कपड़ा पहनने के लिए। ठीक, डिमांड बढ़ गया था तो क्या हुआ, ये पॉइंट भी सही है। तो क्या है, टू डेवलप्ड एन एप्लीकेशन ऑफ हाउ द न्यू इन्वेंशन क्रिएट द न्यू डिमांड। नया इन्वेंशन जो है डिमांड को बढ़ा देते हैं। टू डेवलप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, साइंस का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए यही पैराग्राफ इंट्रोड्यूस किया गया, एक पैराग्राफ दिया गया एनसीईआरटी बुक में, है ना। इंक्लूडिंग सच एनेक्डोट मेक द साइंस टेक्स्ट बुक लाइट एंड इजी। ये सब डाला गया साइंस बुक में टेक्स्ट बुक को इजी करने के लिए। ये पॉइंट सही नहीं है। बाकी देखिए, ये जो साइंस का बुक में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डाला गया, ये पॉइंट सही है। टू डेवलप द एप्लीकेशन, टू डेवलप एन अपीयरेंस, हाउ न्यू इन्वेंशन क्रिएट न्यू डिमांड, कैसे करके नया इन्वेंशन नया डिमांड को बढ़ा देते हैं, वो भी सही है। टू डेवलप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, साइंस का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, ये पॉइंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप ही सोच के बोलिए। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ऑप्शन 3। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं, समटाइम द स्टूडेंट हैव ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन रिलेटेड टू वेरियस साइंस कॉन्सेप्ट, व्हाट वुड बी द साइंस टीचर डू। क्या बोल रहा है, समटाइम कुछ समय स्टूडेंट्स हैव द ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन रिलेटेड टू वेरियस साइंस कॉन्सेप्ट, व्हाट वुड साइंस टीचर डू। स्टूडेंट का मन में ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन आ जाता है रिलेटेड टू वेरियस साइंस कॉन्सेप्ट। जो साइंस कॉन्सेप्ट, साइंस का कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उसका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट स्टूडेंट का मन में आ जाता है। आप एक टीचर हो, आप क्या करेंगे। ठीक, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट मतलब सोचो कैसे आपको समझाओ, सोचो मैं एक थोड़ा सा चीज़ समझाना चाहता हूँ। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट जैसे कि देखिए, प्लांट्स क्या है, plants absorb the carbon dioxide and absorb the water from the environment and produce its own food by the process of photosynthesis। ये हम पढ़े हैं, है ना। प्लांट्स अपना खाना को, अपना भोजन को खुद प्राप्त करते हैं, खुद बनाते हैं एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके, ये हम जानते हैं स्टूडेंट। तो ऐसा ही कोई स्टूडेंट का मतलब प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी के स्टूडेंट का मन में ऐसा आया, हम प्लांट्स को जो खाद देते हैं हो सके ये प्लांट्स का खाना, ऐसा कॉन्सेप्ट आ सकता है। प्लांट्स को हम जो खाद देते हैं, विच फर्टिलाइजर वी प्रोवाइड टू प्लांट्स, दैट्स मे बी द फूड ऑफ द प्लांट, but that's the wrong concept, that's the alternative concept na। We did not give the food to these plants, we only give the minerals, we only give the raw material to the plants। By the help of this plants, by the help of this raw material, plants can synthesize its own food। कभी प्लांट्स को हम खाना नहीं देते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट को हम कैसे चेंज करेंगे, हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट को ऐसा चेंज करेंगे, हम नया एक्सपेरिमेंट करके, नया एक्टिविटी करके चेंज करेंगे। तो कैसे, अगर आप टीचर हो, आप क्या कर सकते हो, बच्चों को लेके गार्डन में लेके आ सकते हो। गार्डन में कुछ पौधा में अच्छे से पानी भी देंगे, अच्छे से खाद भी देंगे, लेकिन ऊपर को, प्लांट्स का ऊपर को ढक के रखेंगे। जब एनर्जी नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद देखेंगे वो प्लांट्स मर जाएगा, पीलापन हो जाएगा, दिस प्लांट्स टर्न इनटू द येलो। तो आप बच्चों को इसी को एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझा के बोल सकते हो, देखिए हम अगर प्लांट्स को खाद, अगर फूड है प्लांट्स का, तो फिर हम फूड भी दी है, पानी भी दी है, लेकिन प्लांट्स को ढक दी है, तो प्लांट्स क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहा है। तो मतलब ये है, प्लांट खाद जो है, fertilizer is not the food of the plant, fertilizer is the raw material for the production of food by the process of photosynthesis। ये है कॉन्सेप्ट, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेट हो जाता है बच्चों का माइंड में। हम क्या करेंगे एज ए टीचर, आप क्या करेंगे, इग्नोर
देयर आइडिया, उसका आइडिया को इग्नोर करेंगे बिल्कुल नहीं। हेल्प द स्टूडेंट टू रिविजिट देयर आइडिया थ्रू वेरियस एक्टिविटी, ये सही है जो मैं आपको बोला हूँ। तो क्या है, स्टूडेंट को हेल्प करेंगे, हेल्प द स्टूडेंट टू रिविजिट देयर आइडिया थ्रू वेरियस एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा उसका जो आइडिया को आप रिविजिट करेंगे और रिविजिट करके उसका सही आइडिया को, अल्टरनेटिव जो गलत आइडिया है उसी में से सही आइडिया को लाने का कोशिश करेंगे। देखिए उसके बाद देखिए, कॉल द स्टूडेंट फॉर हैविंग नॉन साइंटिफिक आइडिया, कोई साइंस का बुक में कोई कॉन्सेप्ट साइंटिफिक आइडिया है, उसका अल्टरनेटिव नॉन साइंटिफिक आइडिया अगर बच्चों का मन में आ जाता है उसको उसके लिए स्कॉल्ड करेंगे, है ना। वो तो स्कॉल्ड करना बिल्कुल सही नहीं है ना। वो चाइल्ड साइकोलॉजी का, चाइल्ड पेडागॉजी का ऑपोजिट है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का ऑपोजिट है। ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है, हम बच्चों को डांटेंगे नहीं, ठीक। टेल द स्टूडेंट दैट हैव आइडियाज are wrong and teach them to correct concept. Tell the student that their idea are wrong and teach them to correct concept. तो देखिए ये भी पूरा करेक्ट आंसर नहीं है। हम बच्चों को डायरेक्ट बोलेंगे आपका आइडिया रॉन्ग है, ऐसा डायरेक्ट हम नहीं बोलते हैं। क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटी करके उसका जो आइडिया को, अल्टरनेट रॉन्ग आइडिया को हम चेंज करने का कोशिश करेंगे। साइंस हमेशा प्रूफ में बिलीव करता है, साइंस ऑलवेज बिलीव ऑन प्रूफ। जब हम उस आइडिया को रॉन्ग बोल के सही आइडिया को केवल थियोरिटिकली बोलेंगे, बच्चों क्यों एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो बच्चों को सामने एक्टिविटी के द्वारा जो आइडिया, अगर रॉन्ग आइडिया को चेंज करने का कोशिश करेंगे तो बच्चों एक्सेप्ट करेंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। Which of the following statement indicate a good science classroom? Which of the following statement indicate a good science classroom? नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट एक गुड साइंस क्लासरूम को दर्शाते हैं, ठीक। क्या है, लर्नर revise their own experiments and record their observation. The learner devise their own experiment. लर्नर जो है, लर्नर डिवाइस देयर ओन एक्सपेरिमेंट्स एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन। लर्नर जो है, लर्नर डिवाइस देयर ओन एक्सपेरिमेंट एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन। लर्नर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को खुद करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तो ये भी सही है, सही लग रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए, लर्नर ऑब्जर्व द डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर्स एंड राइट इट स्टेप, ठीक। लर्नर केवल टीचर का डेमोन्स्ट्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे क्या, ये तो फिर टीचर सेंटर एजुकेशन हो रहा है। टीचर का डेमोन्स्ट्रेशन केवल लर्नर ऑब्जर्व करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, केवल लर्नर इनएक्टिवली उसको केवल नोट करते जाएंगे, स्टेप को नोट्स करते जाएंगे। ये तो टीचर सेंटर एजुकेशन हो गया, तो ये स्टेप मेरे को सही नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, लर्नर आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ये तो टीचर सेंटर एजुकेशन नहीं है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ये ऑप्शन भी सही होगा। लर्नर बिल्कुल फ्री है, उनका मन में कोई क्वेरीज है उसी को पूछने के लिए। टीचर्स along with the textbook use the multiple resources to teach. टीचर्स जो है along with the टेक्स्ट बुक के साथ यूज करेंगे मल्टीपल रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये तो सही है, एक टीचर को मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करना चाहिए। मे बी TLM, मे बी ऑडियो विजुअल एड्स, मे बी प्रोजेक्टर, मे बी स्मार्ट बोर्ड, मे बी रियल ऑब्जेक्ट। हम टीचर है, हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरे को सही लग रहा है, सी तो सही है और साथ में ए भी सही है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 ACD। अब मेरे
पहले करने का कोशिश कीजिए। मैं तो स्लोली आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को पहले से ही आंसर देने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए खुद से पॉज करके और मेरे को आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए, सोमिया यूजुअली टेक हर क्लास 7 स्टूडेंट ऑन द फील्ड ट्रिप। सोमिया एक मैडम है, उन्होंने क्लास 7 का स्टूडेंट को फील्ड ट्रिप में लेके जा रहा है ना, जाती है। Which of the following would he object? Which of the following could be the objective? सोमिया एक मैडम है, क्लास 7 की एक मैडम है, उन्होंने अपने बच्चों को फील्ड ट्रिप में लेके जाता है, मतलब गार्डन में लेके जाता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए बाहर लेके जाता है, क्लासरूम के बाहर। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उनका टारगेट क्या है? क्या टारगेट है? इट प्रोवाइड, फील्ड ट्रिप में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? ए फील्ड ट्रिप से जो एक्सपीरियंस, इट प्रोवाइड द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। इट प्रोवाइड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। ये प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, स्टूडेंट का कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, शी कैन गिव देम असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। वो जो मैडम सोनिया, वो प्रोजेक्ट को दिखाने के बाद, क्लासरूम के बाहर में जो फील्ड ट्रिप को दिखाने के बाद उन्होंने असाइनमेंट दे सकते हैं एंड उसका जैसा कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं, जो कि ना फॉर्मेटिव असेसमेंट में उनको हेल्प करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब पढ़ाने के साथ साथ जो असेसमेंट किया जाता है, क्लास में ही जो असेसमेंट किया जाता है, एक टॉपिक पढ़ाई हुआ तुरंत असेसमेंट, है ना, बच्चे कितना सीखे हैं उसी को जानने के लिए, है ना। शी कैन गिव देम असाइनमेंट, उन्होंने असाइनमेंट दे सकते हैं एंड प्रोजेक्ट दे सकते हैं फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये ऑप्शन भी सही है। ठीक, इट enhance process skill of student। इट enhance process skill of the student। जब फील्ड ट्रिप में हम लेके जाते हैं, बच्चों का जो स्किल है, वो बढ़ जाता है। ये तीनों ऑप्शन ही मेरे को सही लग रहा है, फिर भी ऑप्शन जो डी है उसको देख लेते हैं। इट सेव हर टीचिंग टाइम, ये तो बिल्कुल नहीं है, मतलब ये तो गलत बात है। उन्होंने अपना टीचिंग टाइम को सेव करने के लिए बाहर ट्रिप में लेके जाते हैं, ये तो गलत बात है। इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा? ए बी सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहाँ है ना। Which one of the following assessment strategies is most appropriate to assess the experimental skill of student in science classroom? Which of the following, आप क्वेश्चन को पढ़ के पहले पॉज करके मेरे को आंसर दीजिए। Which of the following assessment strategies is most appropriate? कौन सा assessment strategies बहुत appropriate होगा to assist करने के लिए एक्सपेरिमेंटल स्किल ऑफ साइंस इन साइंस क्लासरूम। साइंस क्लासरूम में बच्चों का एक्सपेरिमेंटल स्किल एसेस करने के लिए कौन सा असेसमेंट स्ट्रेटजी सही है? बच्चों का कौन सा असेसमेंट स्ट्रेटजी सही है, वो लैब में कैसे काम करते हैं, उसी को देखने के लिए हम कैसे बच्चों को असेसमेंट करेंगे। आप एक टीचर हो, आप बच्चों को कैसे असेसमेंट करेंगे, वो लैब में एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, क्लासरूम में वो कैसे असेसमेंट करेंगे? चेकलिस्ट, उसका चेकलिस्ट देख के असेसमेंट करेंगे। चेकलिस्ट तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल वर्क का तो चेकलिस्ट नहीं बनता है। ठीक, कॉन्सेप्ट मैपिंग से चेक करेंगे क्या? कॉन्सेप्ट मैपिंग तो थियोरी का बनता है। पेपर पेंसिल टेस्ट से कभी एक्सपेरिमेंट चेक नहीं कर सकते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट से उनका जो एक्सपेरिमेंटल जो स्किल उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, डेफिनेटली ये सही ऑप्शन होगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या रिकॉर्ड लाए हैं, कितना एक्यूरेट रिजल्ट लाए हैं, वो अपना रिकॉर्ड में क्या लिखे हैं, उसी को देख के हम बच्चों को असिस्ट कर सकते हैं
बच्चों को असेसमेंट कर सकते हैं उनका स्किल, एक्सपेरिमेंटल स्किल कितना अच्छा है। तो ऑप्शन 4 सही ऑप्शन होगा। ठीक, देखिए ओपन ए वाटर ट्रैप, एक वाटर ट्रैप ओपन है, एडजस्ट द फ्लो सो दैट इट फॉर्म a thin stream, adjust the flow so that it form its thin stream। टैप खुला है, टैप को थोड़ा घुमा देंगे, उसका स्ट्रीम, उसका जो बहने का स्ट्रीम काफ़ी पतला हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए चार्ज आर रिफिल, ब्रिंग इट नियर द वाटर स्ट्रीम, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन दिस एक्टिविटी। एक टैप खुला है, उसका नॉब को घुमा देंगे, उसका स्ट्रीम हल्का हो जाएगा। तो इस दिखा के हम बच्चों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोले हैं। कौन सा टाइप ऑफ एक्टिविटी है आपको पूछा गया है, क्या बोला है? द स्किल्स डेवलप्ड इन द स्टूडेंट थ्रू एक्टिविटी ईच और आर। ये जो देख के कौन सा एक्टिविटी, कौन सा स्किल बच्चों में डेवलप्ड होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, देखिए ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्रिएटिविटी, उनका ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन स्किल भी बढ़ेगा, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा। तो इसमें क्रिएटिविटी तो नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ओनली ऑब्जर्वेशन, केवल ऑब्जर्वेशन स्किल तो नहीं बढ़ेगा, इसमें ऑब्जर्व करने का क्या है। ओनली एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटल स्किल बढ़ेगा क्या, ये तो मेरे को सही लग रहा है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, स्किल बढ़ेगा, स्किल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल इसमें नहीं बढ़ेगा। रिपोर्ट तैयार करने से क्या कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, आप बताओ ना। इसमें बच्चों का एक्सपेरिमेंटेशन स्किल बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन 3 विल बी द सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। ऑप्शन 1 में क्या दिया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहाँ है ना। 6 में क्या कहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ टीचर टू टीच द टॉपिक टू सेव एनर्जी। एक टीचर्स अपर प्राइमरी क्लास में कैसे एनर्जी को सेव करेंगे उसी को पढ़ा रहे हैं ना। आप सोचो एक टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, तो कौन कौन स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे। तो देखिए ऑप्शन 1 में बोला है आस्क स्टूडेंट टू राइट स्लोगन ऑन सेविंग एनर्जी। आप बताओ, आप स्लोगन लिखने के लिए बोलेंगे क्या सेव एनर्जी के लिए। बच्चों स्लोगन कहाँ से मिलेगा, आप शुरू में जाके अगर स्लोगन लिखने के लिए बोलेंगे उनको, स्लोगन ये नया टॉपिक के बारे में स्लोगन आता है, इसको आपको सोचना है। राइट ऑल्टरनेटिव 5 वे टू सेव एनर्जी है, इसका थोड़ी प्रीवियस नॉलेज हो सकता है, ये पॉइंट थोड़ा सा सही हो सकता है। राइट ऑल्टरनेटिव 5 वे टू सेव एनर्जी, 5 वेज बताओ टू सेव एनर्जी। मेक अ मॉडल प्रोजेक्ट टू डेफिसिट एनर्जी सेविंग। तो मॉडल और प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलो टू डेफिसिट एनर्जी सेविंग, इसके बारे में है ना। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू सेव एनर्जी इन वेरियस वे इन देयर लाइफ्स, ये भी सही है, उनको इनकरेज करना है जो कि ना वो क्लासरूम में फैन चालू करके छोड़ के ना जाए, लाइट चालू करके छोड़ के ना जाए, उनको इनकरेज करना है। तो मेरे को ये तीनों ऑप्शन ही सही लग रहा है, आप आंसर बताइए क्या होगा। उनको 5 वेज के बारे में बोलना है, राइट अ ऑल्टरनेटिव 5 वेज टू सेव एनर्जी, ये सही है। मॉडल बनाने के लिए बोलेंगे, क्या चीज़ का मॉडल बनाने के लिए बोलेंगे, सोचो सोलर पावर प्लांट है ना, विंड मिल, इसका मॉडल बनाने के लिए बोलेंगे, ये भी सही है। और हम बच्चों को इनकरेज करेंगे टू सेव द एनर्जी। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी सी डी किस में है, बी सी डी है ऑप्शन 3 में। ठीक, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्या बोला है? देयर आर 2 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ऐसा 2 प्लैनेट्स है whose periods of revolution around the sun is less than those of our earth। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब क्या है? ए है रिवोल्यूशन, बीच में सन है, ए है रिवोल्यूशन। आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज द रिवोल्यूशन, है ना। और ऐसा घूमना दैट इज द रोटेशन। अर्थ क्या करते हैं? रोटेट भी करते हैं और रिवोल्यूशन भी करते हैं। ऐसा रोटेशन और साथ साथ में रिवोल्यूशन। देखिए रोटेशन भी हो रहा है, साथ साथ में रिवोल्यूशन। दिस इज द रोटेशन और ये है रिवोल्यूशन। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक, उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं? उस पीरियोडिक रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज लेस देन दोज ऑफ अर्थ, जिसका रिवोल्यूशन टाइम अर्थ से कम है, बट देयर पीरियड ऑफ रोटेशन इज मोर इन कंपेयर टू दोज ऑफ अर्थ। दिस प्लैनेट अर्थ। सीधा बात, क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। ऐसा 2 प्लैनेट्स का नाम बताओ हमारे सोलर सिस्टम में जिसका रोटेशन अर्थ से ज़्यादा है बट रिवोल्यूशन टाइम अर्थ से कम है। ठीक, क्या क्या है? ऑप्शन देख के आप बताइए। मार्स जुपिटर होगा, मार्स सैटर्न होगा, मरकरी सैटर्न होगा, और मरकरी वेनस होगा, और यूरेनस नेपच्यून होगा। कौन सा होगा? यस, इसका राइट ऑप्शन होगा मरकरी एंड सैटर्न। मरकरी और सैटर्न। देखिए मरकरी आप देखो पास में है, इसका जो रिवोल्यूशन टाइम तो कम ही लगेगा, है ना, लेकिन रोटेशन टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है। और सैटर्न काफ़ी स्पीड में रिवॉल्व कर लेते हैं। ठीक, भले दूर में है। चलो उसके बाद देख लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहे हैं? देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट इन सेंटीग्रेड ऑफ सल्फर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर 113, 666 एंड 1535, है ना, रेस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या है? मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, सल्फर का दिया हुआ है 113, और एल्यूमिनियम का दिया है 666 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या है, आयरन का दिया हुआ है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या बोला हुआ है? ओनली आयरन इज सॉलिड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। केवल आयरन ही सॉलिड रहेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। 200 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर 200 डिग्री दिए तो फिर क्या है, कौन पिघल जाएंगे? सल्फर तो पिघल जाएंगे, क्योंकि ना इसका मेल्टिंग पॉइंट 200 से कम है। लेकिन एल्यूमिनियम और आयरन इसका मेल्टिंग पॉइंट 200 से ज़्यादा, एल्यूमिनियम का 666 और आयरन का 1535। ये दोनों ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सॉलिड रहेगा। देखिए तो ऑप्शन कौन सा होगा? आप देख के बोलिए। यस, सही सोच रहे हो। एल्यूमिनियम एंड आयरन आर द सॉलिड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है। क्या बोल रहा है? ए इलेक्ट्रिक करेंट इज सेट अप इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी भी इज कनेक्टेड टू अ बल्ब। मतलब क्या बोला है, इसको थोड़ा समझते हैं ना। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बैटरी, ये जानते हो, दिस इज द बैटरी, और दिस इज द पॉजिटिव एंड, दिस इज द नेगेटिव एंड। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है एक बल्ब के साथ। दिस इज द बल्ब, है ना, बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, और क्या है? व्हिच इज कनेक्टेड टू रेजिस्टर आर। उसके बाद क्या है? बल्ब के बाद, ये बल्ब का नाम क्या है? B1 बल्ब के बाद क्या है? एक रेजिस्टर दिया हुआ है। ठीक, रेजिस्टर दिया हुआ है, इस रेजिस्टर का नाम क्या है? R। व्हिच इज कनेक्टेड टू बल्ब B2, जो कि ना उसके बाद एक बल्ब लगा हुआ है,
वो क्या है, B2 है। ये बल्ब है B2, दिस इज द B1 बल्ब, दिस इज द B2 बल्ब। ठीक, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है ना। ये स्टेटमेंट दिया गया। B2 इज फाइनली कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बोथ द बल्ब आर ग्लोइंग, बोथ द बल्ब आर ग्लोइंग, दोनों बल्ब ही ग्लो कर रहा है, दोनों बल्ब ही ग्लो कर रहा है। ठीक, बोथ बल्ब आर ग्लोइंग इफ द वैल्यू ऑफ द आर इज इंक्रीज, आर का रजिस्टर का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, आर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इसमें तो क्या है, इलेक्ट्रिक आएगा, क्योंकि ना इलेक्ट्रिक जो है फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इन दैट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो इन दिस डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का फ्लो इसी डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो रजिस्टर का मात्रा बढ़ाएंगे, रजिस्टर का कैपेसिटी बढ़ाएंगे, रजिस्टर का मात्रा बढ़ाएंगे, B1 का जो ग्लो जैसा है ऐसा ही रहेगा, लेकिन B2 बल्ब का ग्लो, B2 बल्ब का ग्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमको समझ में आया। फिर भी हम देख लेते हैं क्या है ऑप्शन, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, B2 विल बिकम डिमर बट ब्राइटनेस ऑफ द B1 विल रिमेन अनचेंज, यही ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में ही। चलो फर्स्ट ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। फिर भी आप ऑप्शन 2, 3, 4 देख लीजिए, बोथ B1 एंड B2 रिमेन अनचेंज, ये तो गलत बात है। बोथ B1 एंड B2 बिकम डिमर, ये भी गलत बात है, क्योंकि ना रजिस्टर लगा हुआ है, यहीं पर लगा हुआ है, तो दोनों का कैसे ग्लो कम हो जाएगा। ऑप्शन 4, B1 विल बिकम ड्रीमर बट ब्राइटनेस ऑफ द B2 विल रिमेन अनचेंज, ये भी तो सही नहीं है, रजिस्टर यहीं लगा हुआ है, तो कैसे होगा। चलो उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ के करेक्ट ऑप्शन को आप बोलिएगा। क्या बोला हुआ है, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर मीन्स व्हिच थर्मोमीटर इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मोमीटर यूज होता है दैट इज नोन एज द क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज में ही होता है, क्योंकि ना आप जानते ही हो व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द फीवर, है ना, इस रेंज में ही होता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और कितना डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर, अभी आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा, स्टॉप करके कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो देखिए उसके बाद ये ऑप्शन तो सही है, मेरे को लगा नहीं, ये सही है। ऑप्शन बी में क्या बोला हुआ है, रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूजुअली 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या, लेबोरेटरी में उसका टेम्परेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा होता है, 110 से भी ज़्यादा होता है, तो 110 से ज़्यादा जो चीज़ का टेम्परेचर होगा तो वो कैसे नापा जाएगा, ये तो गलत है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। ठीक, तो क्या है ऑप्शन, क्या होगा आप पढ़ के बताइए और अब मेरे को ऑप्शन दीजिए, तो आपको समझ में आया। ऑप्शन ए जो है सही है, किसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, दिस वन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द इंडिया इज मोस्ट लाइकली बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। भाई साइक्लोन ऐसा एरिया में अफेक्ट करेंगे जो एरिया, व्हिच एरिया इज क्लोजर टू द सी, व्हिच एरिया इज लोकेटेड नियर द सी कोस्ट। ठीक, क्या है फर्स्ट दिया हुआ है उदयपुर, उदयपुर तो राजस्थान में है, इसमें तो सी कोस्ट के करीब में नहीं है। ठीक, अमृतसर ये भी नहीं है, पुरी
पुरी जगन्नाथ देव का पुरी, जगन्नाथ भगवान का पुरी जो है ये उड़ीसा के सी शोर में और सी कोस्ट में ही लोकेटेड है। इफ साइक्लोन काम पुरी को ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, लेकिन भगवान जगन्नाथ देव ना करे पुरी का कहीं भी लोगों का नुकसान हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, क्या बोल रहे हैं? द एयर नियर आ हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज द एरिया फ्रॉम द साइट कम इन टू टेक इट्स प्लेस। क्या बोल रहा है? एयर नियर द हीट सोर्स गेट hot and rise the air from sides come in to take in place. This is the way in which their air get heated by oil heater. What is the process called? देखिए आपको सिंपल इसको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में स्टूडेंट ए बोला हुआ है एक ऑयल हीटर रखा है, ऑयल हीटर स्टोव रखा है ना, ऑयल हीटर देखिए स्टोव रखा है, सिंपल बात है ना, ऑयल हीटर स्टोव रखा है, स्टोव जल रहा है ना, और जब जल रहा है स्टोव का आसपास में जो एयर है, आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल है ये गर्म हुआ है। ठीक, मैं इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग थोड़ा सा थ्योरी में समझाना चाह रहा हूँ। हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन तीन प्रकार में होता है, तीन प्रकार से होता है। क्या क्या है, क्या क्या तीन प्रकार है? यस, आप सही सोच रहे हो। हीट कंडक्शन इज परफॉर्म इन 3 वेज। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, एक है रेडिएशन। फर्स्ट वन इज द कंडक्शन, सेकेंड वन इज द कन्वेक्शन, थर्ड वन इज द रेडिएशन। क्विकली हम समझ लेते हैं तीनों एक एग्जाम्पल का मदद से। You take a iron rod or any metallic rod. You keep one end of this metallic rod near the heat or near the flame. ठीक, and you keep another end. You touch the another end. So what you observe? You observe that heat is conduct from this end B end to A end. तो ये क्या है? कंडक्शन। ठीक, हीट जो है सॉलिड मॉलिक्यूल का अंदर से पास होता है। ठीक, कंडक्शन। तो बी को रखेंगे, बी एन को रखेंगे, ये मेटल होगा तो फिर मेटल कैन कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट को कंडक्ट करने का कैपेसिटी मेटल का होगा। उसके बाद देखिए कन्वेक्शन का भी थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ। कन्वेक्शन है ना, आप क्या की हो, आप एक beaker ली हो, you take a beaker, you keep this beaker on a tripod stand, you keep this beaker on a tripod stand and under the tripod stand you keep a flame में tripod stand का ऊपर में beaker रखे हो, you keep a beaker on the tripod stand and on this beaker you fill the water, on that beaker you fill the water. बीकर में आप क्या कर लिए हो? वाटर फिल कर लिए हो। ठीक, then you just give up some pieces of thermocol or some small pieces of thermocol, small pieces। ये थर्मोकोल आप इसमें देंगे और इसमें हीट करते जाएंगे तो देखेंगे क्या होगा। देखेंगे, आप जानते ही हो क्या है, जो वाटर है, वाटर जो है, वाटर का फ्लो कैसे होगा? वाटर का फ्लो जो ऊपर का जो ठंडी वाटर, ऊपर का ठंडी वाटर, कोल्ड वाटर टॉप फ्लोर में जो कोल्ड वाटर बॉटम में आएगा और बॉटम का जो हॉट वाटर टॉप में जाएगा। दैट इज नोन एज द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन एंड ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए कंडक्शन में क्या हुआ था, सॉलिड मॉलिक्यूल ये एक स्थान से दूसरे स्थान में जा नहीं रहा है। सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है
that will not pass from one place to another place, just transferring the electron, इलेक्ट्रॉन मूव जो मेटल होता है उसका आउटर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन काफ़ी लूज होता है. सो व्हेन यू हीटेड इन दिस एंड देन electron are moved from this end to this end, and by moving the electron heat energy is travel from B end to A end. इसमें क्या है, जो लिक्विड और गैसेस जो होता है, लिक्विड और गैसेस का जो मॉलिक्यूल है, दोस मॉलिक्यूल आर द मूवेबल मॉलिक्यूल, सो दैट दे transfer its position and carry the heat energy from one place to another place, that is known as the convection. और रेडिएशन क्या है, रेडिएशन को भी हम थोड़ा बहुत थ्योरी को समझ लेते हैं. आप जानते हो ये हमारा सन है ना, और सन और ये हमारा अर्थ है, दिस इज द अर्थ. आप बताओ सन से जो एनर्जी आ रहा है, हीट एनर्जी, तो बीच में तो कोई मीडियम नहीं है, देयर हैव नो मीडियम ऑन द स्पेस. सो हाउ हीट एनर्जी इज ट्रैवल फ्रॉम sun to earth by the process of radiation process में heat energy without any medium can travel from one place to another place, that is known as the radiation. Those are the three ways for conduction of heat. तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, एक स्टोव चल रहा है, एक ऑयल, एक जो है ना क्या बोल रहा है, ऑयल स्टोव चल रहा है, उसका सराउंडिंग में जो एयर गर्म हो गया, कौन सा प्रोसेस में होगा, एयर का जो मॉलिक्यूल मूवेबल होता है, सो एयर मॉलिक्यूल चेंज इट पोजीशन फ्रॉम हीट प्लेस टू नॉन हीटेड प्लेस. सो बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन एयर मॉलिक्यूल ट्रांसफर द एनर्जी सो दैट नियर द ऑयल स्टोव एयर बिकम हॉटेड. ओके स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सो दैट आई विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.